सबसे पहला सवाल जो पूरे देश भर में पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, हम लोग भी पत्रकार आपस में डिस्कस करते हैं कि आपकी ही लिखी हुई किताब अरविंद केजरीवाल ने क्यों मांगी है। इसमें क्या ऐसा राज छिपा है कि जेल के अंदर वही किताब उनको पढ़नी है। मैं चाहूँगी कि वो जब किताब पढ़ लेते हैं कि हाँ। उनसे इसके बारे में चर्चा करने का भी मौका मिले। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस ने कांग्रेस का साथ दिया था, इंदिरा गांधी का साथ दिया था। जी बिल्कुल, जब इमरजेंसी हुई संजय गांधी को माना जाता था विलेन ऑफ द इमरजेंसी। वीपी सिंह का कार्यकाल बहुत छोटा था, 11 महीने का लगभग। इस दौरान मंडल कमीशन भी लागू होता है। मंडल कमीशन का राजनीति में उस दौरान कितना इम्पैक्टफुल रहा ये पूरा? देखिए, वीपी सिंह ने मंडल कार्ड खिलाफ, शुरू में वीपी मंडल को नहीं बिलीव करते। ओके, अरुण नेहरू का जिक्र हो रहा है। क्या ये भी सच है कि अरुण नेहरू ने ही बोफर्स का चीजें जो थी वो लीक की थी? विद इन सेकेंड फिर देवीलाल उठे। आई रिमेम्बर, उन्होंने वो कुर्ता और एक ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा था। हाँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं ताऊ कहलाता हूँ और मैं चाहूँगा मैं ताऊ ही रहूँ। कि नरसिम्हा राव अपने आप मंदिर बनाना चाहते थे उसी जगह। वो कहते हैं आई एम नॉट अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते थे। लेकिन सोनिया गांधी वाज हाफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक डिसीजन था, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिस पे मनमोहन सिंह अडिग थे, बिल्कुल हिले नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस जेल से उन्होंने 3 किताबें मांगी। पहली किताब जो गीता थी, दूसरी रामायण और तीसरी सबसे खास किताब है जिसे नीरजा चौधरी ने लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। जो इस किताब पर भी हम बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ इंडिया की आवाज़ में इस बार गेस्ट हैं नीरजा चौधरी मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो पूरे देश भर में पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, हम लोग भी पत्रकार आपस में डिस्कस करते हैं कि आपकी ही लिखी हुई किताब अरविंद केजरीवाल ने क्यों मांगी है। इसमें क्या ऐसा राज छिपा है कि जेल के अंदर वही किताब उनको पढ़नी है? देखिए, ये सवाल सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। मुझे भी, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे मित्रों के मैसेजेस आए हैं। सबकी अपनी अपनी राय है क्यों किया होगा उन्होंने। बट आई एम ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी किताब पढ़ने जा रहे हैं और मैं चाहूँगी कि वो जब किताब पढ़ लेते हैं कि उनसे इसके बारे में चर्चा करने का भी मौका मिले। मैं आशा करती हूँ जल्दी ही वो जेल से बाहर निकलेंगे और ये मौका मिलेगा। और इसमें प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं, क्या पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, कैसे अपने अपोनेंट्स को मात देते हैं, लॉबीज किस तरह से काम करती हैं, किन फोर्सेस से वो डेली बेसिस, आवरली बेसिस से जूझते हैं। तो ये बहुत अनोखी कहानी है। ये कहानी कभी बताई नहीं गई है। मैंने 6 निर्णय को स्क्रूटनाइज किया है, 6 प्रधानमंत्री को देखा है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये किताब क्यों चुनी, इसका राज तो उन्हीं के पास है। और मैं बहुत, मुझे आई फील वेरी हैप्पी एंड दैट ये हुआ है। आप बताइए क्या कारण हो सकता है? मुझे जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत सर ने ये बोला कि ये प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, 6 प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में लिखी गई है किताब। शायद केजरीवाल भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसीलिए वो इसी तरह की किताबें पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे लोग कह रहे हैं, तो मैं सोचा ये चीज़ आप बेहतर बताएंगे। देखिए, किसी पॉलिटिशियन की नज़र, कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन, और ये तो बहुत शातिर नेता हैं, पॉलिटिकली शातिर नेता हैं, ज़रूर उनकी नज़र होगी कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन आज तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री खतरे में है। हालांकि हाई कोर्ट ने आज कह दिया कि वो कंटिन्यू करेंगे, और लेकिन 1.5 स्टेट इनके हाथ में है। तो ऐसा तो नहीं कि कल वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, इस किताब के बारे में हम लोग गहराई से समझेंगे। 6 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से शुरू होते हैं मनमोहन सिंह तक। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, फिर अटल जी आते हैं, फिर ये मनमोहन सिंह की सरकार। 6 प्रधानमंत्री। 2 प्रधानमंत्री को आपने इस किताब में नहीं इंक्लूड किया, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में। क्यों, क्या वजह? देखिए, वो दोनों बहुत अहमियत रखते हैं प्रधानमंत्री।
लेकिन मैं सब प्रधानमंत्री को एक किताब में नहीं लिख सकती थी। ओके। जवाहरलाल नेहरू को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि वो आजकल फैशनेबल हो गया है कि उनको नकारा जाए, उनको रबिश किया जाए, बट इसलिए मैंने छोड़ा कि मेरी अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जागरूकता, वो नेहरू के बाद की है। तो मैंने सोचा कि नेहरू के बारे में मेरा कट एंड पेस्ट ही होगा। तो इसलिए, हालांकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल था उनका आज़ादी के बाद, किस तरह से आधुनिक हिंदुस्तान की नींव रखी, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी उन्होंने। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उन्होंने कई गलतियां भी की, लेकिन एक बहुत अहम रोल था उनका। नरेंद्र मोदी एक पैराडाइम शिफ्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में। और अब तो जब मैंने किताब रखी तो 9 साल हो गए थे, और मैंने कंसिडर किया था नरेंद्र मोदी को लेना किताब में, पर मुझे लगा क्योंकि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और मैंने एक एपिलॉग लिखा है इसकी वजह से उनके ऊपर। तो पर मुझे लगा कि क्योंकि वो 3rd टर्म के लिए आने वाले हैं, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। और बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में जो लिखा है, जैसे कहते हैं ना, हाइंडसाइट का बेनिफिट है उनको असेस करने के लिए, क्योंकि मेरे को नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होगा। हालांकि पैराडाइम जैसे शिफ्ट उन्होंने लाया है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, पर मोर इम्पॉर्टेंट था जो, जैसे मैंने शुरू किया काम, मुझे लगा कि असली कहानी जो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं। असली में क्या होता है, अंदर खाने की कहानी क्या है, पुल्स एंड प्रेशर्स की कहानी क्या है, जो कि आम जनता के सामने नहीं आती, हम लोगों को नहीं पता लगता। बिल्कुल। जब तक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे है तो उनके अगल बगल के लोग जो सब कुछ देखते हैं वो खुल के बात नहीं करेंगे। और मुझे ये आभास हुआ, और जो और प्रधानमंत्रियों के बारे में भी जो मैंने लिखा है, उनके अगल बगल के लोगों ने तब बात की जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, जब खुल के बात हुई। तो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट आगे के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अब इस किताब पे शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेते हैं। आरएसएस बीजेपी के साथ है, शुरू से ही कहा जाता है, ऐसा आरएसएस के लोगों को मानना है, जो उससे एसोसिएटेड हैं, संघ से, उनका कहना है। लेकिन क्या ये सच है? इमरजेंसी के दौरान आरएसएस ने कांग्रेस का साथ दिया था, इंदिरा गांधी का साथ दिया था? जी बिल्कुल। जब इमरजेंसी हुई तो शुरू में आरएसएस ने पॉजिटिव नॉइजेस की एकदम शुरू में। फिर आरएसएस के और भाजपा के नेताओं को जेल डाल दिया गया। तो कुछ तबका अंडरग्राउंड गया, और जेपी के और ऑपोजिशन के जो अंडरग्राउंड के काम थे उसमें उन्होंने सहयोग किया। तो बाद में आरएसएस की तरफ से, आरएसएस चीफ की तरफ से इंदिरा गांधी को 3-4 पत्र लिखे गए। और उन्होंने मिलने की चाह रखी, वो मिलना चाहते थे इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया। और वो उन पत्रों में था कि वो इंदिरा गांधी की प्रशंसा की, संजय गांधी की प्रशंसा की, और वो चाहते कि हम हाथ आपके साथ कदम मिला के चलना चाहते हैं, हम लोग आपके खिलाफ नहीं हैं, मोटा मोटा ये था। और फिर जब जवाब नहीं दिया तो फिर उन्होंने विनोबा भावे का साथ दिया। और विनोबा भावे का रोल है इसमें इंदिरा गांधी और आरएसएस में एक ब्रिज बनना। और आरएसएस के कई लोगों को छोड़ा गया। हालांकि बार बार कंट्रोवर्सी उठती है कि आरएसएस ने साथ दिया इंदिरा गांधी का कि नहीं दिया। आरएसएस के लोग कहते हैं नहीं दिया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक तबका नीचे था अंडरग्राउंड, पर बड़ा तबका उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। तो इसमें आरएसएस के लोग छूटे। और इसमें मोहन मीकिन कंपनी जो थी, लिकर कंपनी, जिसमें जहाँ हिमाचल में उनका हेडक्वार्टर्स है, उनके जो लीडर्स थे उनका भी, उनके जो हेड थे कपिल मोहन, उनका भी हाथ था एक गो बिटवीन होना। इसका जिक्र कई और लोगों ने भी अपने किताबों में किया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना के जो हेड थे, उनका भी रोल था आरएसएस को इंदिरा जी के करीब लाना इस समय। और वहाँ कमलनाथ का रोल था,
वो मिलने गए थे बाला साहब ठाकरे को, और उन्होंने कन्विंस किया था बाला साहब ठाकरे को कि आप इमरजेंसी का समर्थन दीजिए, और उन्होंने माने थे और उन्होंने समर्थन दिया। और उनका कहना है कि वो आरएसएस को भी लाए थे इंदिरा जी के करीब। ओके, इमरजेंसी के 1975 में इमरजेंसी आती है, 77 में सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, सत्ता से हट जाती है, लेकिन उसके बाद वापसी होती है इंदिरा गांधी की 80 में। कहा जाता है कि संजय सिंह ने वापसी कराई थी, ये कितना सच है? संजय गांधी ने? हाँ, संजय गांधी ने। जी जी, ये बिल्कुल सच है। इंदिरा गांधी ये कहती थी और मानती थी। संजय गांधी उनके छोटे बेटे, राजीव गांधी बड़े बेटे थे। संजय गांधी को वो सक्सेसर के रूप में ग्रूम कर रही थी। संजय गांधी को माना जाता था विलेन ऑफ द इमरजेंसी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो बहुत सारे निर्णय ले रहे थे इमरजेंसी के दौरान, और एनफोर्स नसबंदी करना, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी हारी थी 1977 का इलेक्शन। लोग बहुत बहुत नाराज थे नॉर्थ इंडिया में, एकदम सफाया हो गया था एनफोर्स नसबंदी की वजह से। तो वो संजय गांधी का प्रोग्राम था। तो संजय गांधी की रोल की वजह से, जो कि इमरजेंसी में उन्होंने प्ले किया, उसकी वजह से इंदिरा गांधी 1977 का इलेक्शन हारी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिए, उस इलेक्शन में इमरजेंसी के बाद उन्होंने सडनली इलेक्शन डिक्लेयर किया। उनको इलेक्शन डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन थी। ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर देशों से सैंक्शंस हैं, हालांकि थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था बाहर के देशों में, लेकिन जो इलेक्शन हुआ इतना पावरफुल थी इन इमरजेंसी के बाद। वो इलेक्शन कंप्लीटली फेयर एंड फ्री था। वो स्टेट पार्क को यूज कर सकती थी, मतलब तानाशाह उनको बोला जाता था, लेकिन बिल्कुल नहीं। जनता पार्टी जब आई 298 सीट्स जीत के आई, हाँ। और अपनी एलाइज के साथ, जहाँ तक मुझे याद है, 345, बहुत शानदार जीत थी, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब आई वापस, जब पावर में चली गई, पावर से बाहर चली गई, तो 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल सिर्फ, शी बाउंस्ड बैक। दोबारा पावर में वो 1980 जनवरी में आई। बिल्कुल। लोगों ने उस समय लिखा था बहुत कम नेता होंगे दुनिया भर में, हाँ, जिन्होंने इतनी जल्दी बाउंस बैक किया। और उसका कारण, उसका श्रेय वो अपने छोटे बेटे को देती थी। जिस तरह से वो कारण थे हारने का, वही कारण थे जीतने का 1980 में। और किस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, ताम दाम दंड भेद, बिल्कुल। और क्या किया उन्होंने। मेरी किताब में, इंदिरा गांधी के चैप्टर में, मैंने इसी चीज़ को देखा है। हाँ। कई चीज़ें इंदिरा गांधी के बारे में लिखी गई हैं, बांग्लादेश, इमरजेंसी, हाँ, हाँ। और मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये कि कैसे वो इतनी जल्दी। राजनारायण का जिक्र आता है कि राजनारायण के वजह से उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी, लेकिन राजनारायण की ही इस्तेमाल करके उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ दिया। बिल्कुल, मतलब राजनारायण उनका अपोनेंट नंबर 1 था। मैं नहीं कहूँगी एनिमी नंबर 1, लेकिन अपोनेंट नंबर 1 था। जैसा आप कह रहे हैं कि 1975 में भी जो केस हुआ, उससे पहले वाले इलेक्शन में राजनारायण लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, हार गए थे। उन्होंने कोर्ट में अपील की, उसका वर्डिक्ट आया 1975 जून में, जहां की कोर्ट ने इंदिरा गांधी को पाया गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस और डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। तो राजनारायण, और फिर 1977 में वही राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। बिल्कुल। तो राजनारायण बिल्कुल नंबर 1 थे, जैसे कहते थे ना, 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड थे वो। हाँ। उस समय बहुत मैवरिक, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान थे। तो उनको अपनी तरफ खींचना, वहां भी मोहन मीकिन के लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। संजय गांधी, उन्होंने मैसेज भेजा जब चरण सिंह नाराज हो गए। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 77 में, चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे उस समय, होम मिनिस्टर थे। तो जब उनकी और मोरारजी के बीच में मनमुटाव और झंझट और झगड़े होने लगे, तब मैसेज भेजा था और उनको हटा दिया मोरारजी की सरकार से। तो फिर मैसेज भेजा था मोहन मीकिन के, कपिल मोहन ने, समय आ गया है अब
नाज नारायण से मिलने का। अब मोहन मीकिन के लोग पॉलिटिशियंस को कल्टीवेट करते थे, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, तो उस समय वो इंदिरा जी के काफ़ी करीब थे, लेकिन उनके रिश्ते थे जगजीवन राम से थे, मोरारजी देसाई के बेटे से थे, औरों से थे, राज नारायण से तो थे ही। तो उनके घर में 46 पूसा रोड दिल्ली में मीटिंग हुई थी संजय गांधी और राज नारायण की, और वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे राज नारायण को यूज़ किया। राज नारायण भी नाराज थे मोरारजी से, सरकार गिराना चाहते थे, और ये प्लान बनाया गया कि मोरारजी देसाई को हटा के चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो खेल खेला गया, वो बहुत 1980 के इलेक्शन में आरएसएस का भी जिक्र होता है। इंदिरा ने कहीं कहा था कि आरएसएस की मदद से ही हम ये चुनाव जीते हैं। इंदिरा जी ने ये कहा था जब इतनी सीटें आई थी, उनकी 353 थी, रिकॉर्ड था जो 1971 में भी नहीं था, जब जिस साल बांग्लादेश बना। तो उन्होंने कहा था कि इतनी सीटें, किसी ने ये मोहन मीकिन के ही जो उस समय मैनेजर थे अनिल बाली, उनको कहा था, जिनको मैंने कोट किया है, कि इतनी सीटें नहीं आती अगर आरएसएस बिहाइंड द सीन्स धक्का नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, क्वाइटली टैसिटली जो भी था वो ये मानती थी, बट शी सेड दिस इन प्राइवेट, पब्लिकली उन्होंने कभी ये एडमिट नहीं किया। ओके, एक बयान था, मैं वही पढ़ूंगा इंदिरा गांधी का। मुझे लगता है मैं पहाड़ों में चली जाऊंगी और वहीं रिटायरमेंट ले लूंगी। हो सकता है मैं हिमाचल प्रदेश में कहीं एक छोटा सा कॉटेज ले लूं और वहीं अपना संस्मरण लिखूं। ये 1977 और 80 के बीच की बात है। क्यों कहा था इंदिरा गांधी ने? 77 में जब वो हारती हैं, अच्छा, उसके कुछ दिन बाद बहुत मायूस थी, और घर में जब ये कपिल मोहन, अनिल बाली इनसे मिलने आए थे, जो मिलते रहते थे, तो तब ये बहुत मायूस थी, और उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं पहाड़ों में जाके कहीं छोटी सी कुटिया ले लूँगी, मेरी नीड्स ही क्या हैं, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। और कहा था कि पर मैं चाहती हूँ कि जनता पार्टी संजय को ना छुए। उनको डर था कि संजय को कुछ कर देंगे, असली डर उनका ये था। तो और लोग कहते हैं कि अगर संजय को टच नहीं करते जनता पार्टी वाले, और शाह कमीशन जो हुआ, सेटअप किया सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर नहीं करते तो हो सकता है इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स छोड़ के चली जाती। बिल्कुल। पर क्योंकि संजय और उनको लपेटा, इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सारा मामला बढ़ा, तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया फाइट बैक। और मेन चीज़ था संजय गांधी, उनको बचाना, उनको सेफ गार्डेड रखना, वो बहुत बड़ा कंसिडरेशन था उनके। जगजीवन राम का जिक्र कर रहे थे आप बीच में, उनके बेटे की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं काफ़ी जगहों पर। इंदिरा गांधी ने कराया था? देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है जहाँ वो बिल्कुल जिसका आंसर में आज तक नहीं है। अच्छा। लेकिन ये सही है कि चरण सिंह और उनके लोगों ने, चरण सिंह के फॉलोअर्स ने ये सेटअप किया था। सुरेश राम, जो जिनकी एक गर्लफ्रेंड थी, और उनको इकट्ठे उनको फॉलो किया, उनको कहीं ले गए, तस्वीरें खींची, वो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें थी, और फिर वो तस्वीरें राज नारायण को लाके दी, और ये सब कपिल मोहन के घर में हुआ। और फिर जगजीवन राम राज नारायण से मिलने आए, एक के डील हो जाए, उन्हीं के घर में। वो डील हुई नहीं, और जैसे ही जगजीवन राम वापस जाते, उससे में रक्षा मंत्री थे, बहुत पावरफुल थे जगजीवन राम, तो कपिल मोहन ने अनिल बाली को रात को 1 बजे कहा, ये तस्वीरें संजय गांधी के पास तुरंत ले जाओ, तुरंत। और अनिल बाली गए, संजय गांधी को उठाया, संजय ने कहा ये कोई टाइम है आने का, और फिर ये उन्होंने पिक्चर्स दी है, उन्होंने कहा तू मुझे क्या पोर्नोग्राफी दिखाने आया है? तो उसने कहा ये पोर्नोग्राफी नहीं, ये सुरेश राम है। तो चुपचाप अंदर गए, इंदिरा गांधी को उठाया, वो बाहर आई, तो उन्होंने कहा कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और इन लोगों को सुरक्षित रखो जिन्होंने तस्वीरें लाए थे। तो अब क्या इंदिरा गांधी उसके पीछे थी, या इंदिरा गांधी सिर्फ लकी थी कि उनके हाथ में आ गया? क्योंकि संजय और
राजनारायण ने तय किया था कि चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने से पहले जगजीवन राम को एक किनारे क्यों किया वो जाए। भी मतलब प्राइम क्योंकि मिनिस्टर? इंदिरा गांधी शुरू से जगजीवन राम को मानती थी कि अगर बाबूजी बन गए प्रधानमंत्री तो कभी हटेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत अनुभवी थे, नेहरू के ज़माने से कैबिनेट में रहे थे, दलित थे, और इमरजेंसी जब उन्होंने लगाई और ये कोर्ट जजमेंट आया, उसके बीच में जो सप्ताह भर था टाइम, उसमें बहुत हलचल चली थी कि किसी और को बना दे थोड़े दिन के लिए, तब तक जब तक कोर्ट उनको एक्विट नहीं कर देता, और उसमें बाबूजी का भी नाम आया था। सो बाबू जगजीवन राम को वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, और जनता पार्टी में भी बाबू जगजीवन राम बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन सबने चूज़ किया था मोरारजी देसाई को। लेकिन जब ये सब होता है, इंदिरा गांधी अब कम बैक ट्रेल पे थी, तब मोरारजी से लोग नाराज़ हो रहे थे, जनता गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम की तरफ देख रहे थे, तो वो चाहती थी इनको कमज़ोर कर दिया जाए, और ये बहुत कन्वीनियंट वेपन उनके हाथ में आया, जो कि जगजीवन राम के लिए काफ़ी सेटबैक था। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में मैं फ़र्क जानना चाहूँगा। उसका एक किस्सा भी है पर्सनल अटैक को लेकर। जो इंदिरा की माँ है कमला नेहरू, वो कुछ लेटर्स जो है जेपी की वाइफ को भेजती हैं, और वो लेटर वापस जेपी रिटर्न कर देते हैं इंदिरा को, कहते हैं कि अगर किसी और के हाथ में लग गया ये, तो ये चीज़ें पर्सनल अटैक होंगी आपके खिलाफ। जो कि उस दौर की राजनीति, वो वही जेपी हैं जिनको जेल में डलवाया इंदिरा ने, फिर भी वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आपके ऊपर पर्सनल अटैक ना हो, इसलिए आपकी चीज़ें मैं वापस आपको रिटर्न कर रहा हूँ। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में ये जो फ़र्क है वो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जेपी के वैल्यूज़ तो बहुत ही अलग थे। जयप्रकाश नारायण नेहरू को अपना भाई कहते थे, और इंदिरा जी को इंदू मानते थे, और इंदू करके पुकारते थे। लेकिन जब जेपी मूवमेंट हुआ अगेंस्ट करप्शन और राइजिंग प्राइसेस, ये 74 में ये हुआ, और ये बढ़ता बढ़ता बिहार की सरकार को बदलना और इंदिरा गांधी को हटाने के स्वरूप ले लिया इसने। और उसके बाद उसकी वजह से मूवमेंट एक कारण था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई थी और इन सब नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो जेपी के पास चिट्ठियां थी जो इंदिरा जी की माँ ने, कमला नेहरू ने, उनकी पत्नी प्रभावती को लिखी थी। जब जेपी अमेरिका से आए थे तो अर्ली 30s में वो आनंद भवन में रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और वहाँ उनकी दोस्ती, प्रभावती की दोस्ती कमला नेहरू से हुई थी। और उसके बाद कमला नेहरू उनको बार बार चिट्ठियाँ लिखती थी और अपने मन की व्यथा व्यक्त करती थी कि कैसे नेहरू परिवार में उनको बहुत दिक्कतें हैं, किस तरह से उनसे नेहरू की बहनें पेश आती हैं, तरह तरह की चीज़ें जो परिवारों में होता है। तो जेपी के पास ये चिट्ठियाँ थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है पर ये चिट्ठियाँ थी, और वो इंदिरा जी को मिलने गए थे और उनको कहा कि ये चिट्ठियाँ मैं देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये गलत हाथों में पड़ जाए। उस समय पीक पे था मूवमेंट। गलत हाथों का मतलब उनके अपने सहयोगी ऑपोजिशन में कहीं उनके हाथों न लग के वो उस पर्सनल चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करे प्रोपेगेंडा के लिए। उन्होंने कहा पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, पर्सनल रिलेशनशिप्स अपनी जगह है। तो वो इंदिरा गांधी ने चिट्ठियाँ ले ली, थैंक्स कहा। उन चिट्ठियों का क्या हुआ, उन्होंने कितनी दी, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को कितनी दी वो पता नहीं, लेकिन जेपी के लिए ये बहुत, और उनके लोग बहुत नाराज़ हुए। जो उनके एसोसिएट्स थे जो सब देख रहे थे कि जेपी ने ये सब किया, तो उनको आके ऑपोजिशन के लीडर्स मिले, कुलदीप नायर जो पत्रकार थे वो भी आके मिले, और लोग भी मिले कि ये क्या किया तुम लोगों ने, क्यों जेपी को चिट्ठियाँ देने दी, ये तो किसी संग्रहालय में होना चाहिए था, बहुत डॉक्यूमेंट्स ये बहुत वैल्यूबल हैं। पर जेपी बिल्कुल नहीं सुने इसकी बात। जैसा कि कहा, उनकी वैल्यू सिस्टम बहुत अलग था, इंदिरा जी का वैल्यू सिस्टम अलग था। वो तो जब मिलने गई जेपी से हारने के बाद, तो यही सोच के गई कि कैसे जेपी को न्यूट्रलाइज किया जाए, जैसे राजनारायण को अपनी तरफ खींचा जाए, जेपी को न्यूट्रलाइज किया जाए। और उस मीटिंग के बाद जेपी ने, और ये 70
2007 की बात है, जिस साल वो हारी, जब वो बेल्ची गई थी और उसके बाद पटना गई जेपी से मिलने। उसके बाद टिल जेपी डाइड इन 79, जेपी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। उन्होंने कहा मेरा काम हो गया, इमरजेंसी चली गई, तानाशाही चली गई, नई सरकार आ गई, अब उनका काम है, मैंने जो करना था कर दिया। पर पर्सनल रिश्ते उन्होंने अलग रखे। तो ये चीज़ें थी, रिश्ते भी लोगों के अक्रॉस पार्टीज थे, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ भी थी। तो आज की स्थिति में जो चिंताजनक लगता है वो इतनी कटुता आ गई है ना रूलिंग साइड और ऑपोजिशन में, कि आप फोन उठा के बातचीत भी नहीं कर सकते, और ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप दूसरे प्राइम मिनिस्टर की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अरुण नेहरू का भी काफ़ी रोल रहा है, लेकिन उस सबसे इतर मैं आपके एक चैप्टर का जिक्र करना चाहूँगा, एक धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री जिसने धर्मनिरपेक्षता को कम आंका। इसका कहने की वजह जो थी, अभी तक शाहबानो केस था, कोर्ट फैसला देता है कि उसके शोहर को, अपनी वाइफ को, वो उसको देना पड़ेगा मेंटेनेंस, लेकिन इससे इतर राजीव गांधी की सरकार जो उनके कोर्ट के फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको पलट देते हैं। उसके बाद कैसी राजनीति होती है वहाँ पर उस वक्त? देखिए, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बन के आए, इंदिरा जी की डेथ के बाद देश बहुत हक्का बक्का था, हताश था, कि बहुत ही एंटी सिख राइट्स हुए थे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बहुत दुखी थे। और फिर इलेक्शन होता है और राजीव गांधी 414 लोकसभा सीटों के साथ जीत के आते हैं, अनप्रेसिडेंटेड टिल टुडे। तो एक जैसे नई आशा की किरण देश में, ईयर ऑफ होप 1985 को माना जाता था, आई रिमेम्बर। तो लोग सोचते, और आते ही उन्होंने चीज़ें करनी शुरू कर दी। उन्होंने वोटिंग एज को कम कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ को ले आए, ये आया राम गया राम की जो समस्या थी उसको रोका जाए। पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, कहा जाता है कंप्यूटर तक हमारे देश में पहली बार आया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मिशन सेटअप किए गए। तो कुछ करना चाहते थे, ये क्लियर था। और फिर आया अप्रैल में 85 के शाहबानो जजमेंट। ऐसे जजमेंट रोज आ रहे हैं। बिल्कुल। कि एक बूढ़ी मुस्लिम महिला को कोर्ट की तरफ से मेंटेनेंस दिया जाता है, 5 बच्चे हैं उसके, और वो भी कितना, 179 रुपीस। और एक बवाल हो जाता है। मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है, तो इसको अलग किया जाए, और सड़कों पे आ जाते हैं। तो राजीव गांधी मुस्लिम के प्रेशर में और उनके अपने सीनियर लीडर्स के प्रेशर में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इनके स्टेट्स में, मुस्लिम एक पार्ट थे वोट बैंक का, तो वो डिसाइड करते एक कानून लाके इसको नकार दिया जाए। तो ये बात चल रही है, तो हिंदू बहुत नाराज हो जाता है। ये अपीजमेंट हो रहा है मुसलमानों का। ये शब्द जो अपीजमेंट है ना, वो उस समय पॉलिटिकल लैंग्वेज में सामने आया था। तो फिर अरुण नेहरू राजीव को कहते हैं कि क्यों ना आप बाबरी मस्जिद में जो ताला पड़ा हुआ है, जहां अंदर राम लल्ला की मूर्ति रखी गई थी 1949 में, वहाँ ताला डाल दिया था, तो बाहर से लोग पूजा करते थे। तो उन्होंने राजीव से कहा क्यों नहीं तुम ताला खुलवा देते। तो कोर्ट के थ्रू 1 फरवरी 1986 में ताला खोला गया। बिल्कुल, कि हिंदू खुश हो जाएगा, मुस्लिम इससे खुश हो जाएगा, हिंदू उससे खुश हो जाएगा। अब दोनों तरफ से बवाल शुरू हो गया। मुस्लिम नाराज हो गए और हिंदू नाराज हो गए, क्योंकि ये लॉ लाया गया और मुस्लिम्स का अपीजमेंट हुआ। तो ये अरुण नेहरू की थिंकिंग थी जो सामने आई थी, जिसका आप बिल्कुल अरुण नेहरू का जिक्र हो रहा है। क्या ये भी सच है कि अरुण नेहरू ने ही बोफर्स का चीज़ें जो थी वो लीक की थी? देखिए, मैंने अपनी किताब में कहा है, क्योंकि अरुण ही तो उनको इतना सहयोग किए। फिर अरुण नेहरू ने ये मुझे नहीं बताया। हाँ, मेरी अरुण नेहरू से 2 इंटरव्यूज लंबी हुई थी। ओके। जिसका जिक्र है, उनका वर्जन चीज़ों के बारे में है किताब में। लेकिन ये मुझे हंसराज भारद्वाज ने बताया था, जिनको मैंने कोट किया है। ओके। उन्होंने कहा कि ये अरुण नेहरू ने किया था, ये हमें पता था, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी।
शब्द टू दैट इफेक्ट इन्होंने मुझे कहा था। मतलब उन्होंने डायरेक्टली अरुण नेहरू से नहीं पता चली थी आपको ये चीज़ अरुण नेहरू से नहीं पता चली। ठीक है, अभी इससे आगे चलते हैं। वीपी सिंह की सरकार बनती है, उसमें 3 नाम जो देवीलाल, चंद्रशेखर और वीपी सिंह खुद, वो क्या किस्सा रहता जो सेंट्रल हॉल में होता है, पत्रकार आते हैं, ब्रेकिंग चलती है, 2-2 मिनट पे बदल जाता है, कभी देवीलाल बन रहे प्रधानमंत्री, कभी वीपी सिंह, हालांकि फाइनली वीपी सिंह बन जाते, लेकिन वो होता क्या, क्योंकि उस दौरान सेंट्रल हॉल में आप भी थे। देखिए, जब वीपी सिंह निकले कांग्रेस से 1987 में, राजीव से डिफरेंसेस हुए, कांग्रेस से निकले, फिर उन्होंने भ्रमण किया और बहुत रिस्पांस नॉर्थ इंडिया में उनका हो रहा था, और फिर उन्होंने एक बहुत अमेजिंग एंटी कांग्रेस ऑल्टरनेटिव विकल्प को खड़ा कर दिया 2-2.5 साल में। उसमें सारी सेंट्रिस्ट पार्टीज को इकट्ठा करके जनता दल बना दिया, रीजनल पार्टीज को उनका सपोर्ट लेके नेशनल फ्रंट बना दिया, और राइट और लेफ्ट, बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज को आउटसाइड सपोर्ट लिया। तो अब वो पावर में आए, जीत गए। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजीव गांधी की थी, पर उन्होंने सरकार नहीं बनाई। अब ऑल थ्रू द कैंपेन वीपी सिंह का नाम चलता था प्रधानमंत्री के लिए। देवीलाल जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी इनका नाम आगे करते थे। लेकिन जब जीते, उनके घंटों के अंदर देवीलाल को लगा मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, और उनको सपोर्ट कर रहे थे चंद्रशेखर, जो नहीं चाहते थे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वो वीपी सिंह को जूनियर मानते थे कि कैसे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इन सब घंटों में जो रस्साकशी चल रही थी कि कौन बनेगा, और फिर फाइनली तीसरे दिन सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुलाई जाती है, हम लोग सब वहाँ गए, और सडनली, और मधु दंडवते रिटर्निंग ऑफिसर थे, सडनली ये तय होता उड़ीसा भवन में कि कैसे किया जाएगा, और आइडिया था कि देवीलाल को खुश करने के लिए पहले उनका नाम प्रपोज करेंगे वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर उसको सेकंड करेंगे, और फिर देवीलाल वीपी का नाम लेंगे। तो इस सेंट्रल हॉल में जैसे ही देवीलाल का नाम प्रपोज होता है, तो यूएनआई का रिपोर्टर था, मुझे याद है, जो भागा लेके, और जैसे वो सेंट्रल हॉल से निकला, इट्स देवीलाल फॉर प्राइम मिनिस्टर, तो सब लोग खड़े हक्का बक्का, इतने हैरान हो गए कि कैसे देवीलाल हो सकते हैं। और विद इन सेकेंड्स फिर देवीलाल उठे। आई रिमेम्बर उन्होंने वो कुर्ता और एक ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा था। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं ताऊ कहलाता हूँ, और मैं चाहूँगा मैं ताऊ ही रहूं, और मैं प्रपोज करता हूँ वीपी सिंह का नाम। तो इतनी सेंट्रल हॉल में गड़गड़ाहट तालियों की कि फाइनली वीपी सिंह का हो रहा है, कि पहले तो किसी ने सेकंड भी नहीं किया इस हल्ले गुल्ले में। फिर अजीत सिंह का था कि माई सेकंड डेट, और वीपी सिंह वाज इलेक्टेड लीडर, एंड देन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया। और वीपी सिंह का कार्यकाल बहुत छोटा था, 11 महीने का लगभग। इस दौरान मंडल कमीशन भी लागू होता है। मंडल कमीशन का राजनीति में उस दौरान कितना इम्पैक्टफुल रहा है ये पूरा? देखिए, वीपी सिंह ने मंडल कार्ड खिलाफ, शुरू में वीपी मंडल को नहीं बिलीव करते थे, लेकिन उनकी जो जनता दल थी उसमें ओबीसी एमपीज बहुत थे। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो मोरारजी के ज़माने में इसको गठित किया गया था, और रिपोर्ट दी थी जब इंदिरा गांधी पावर में आ गई, तो उन्होंने बैक बर्नर पे रख दिया था। तो अब ये पड़ी हुई थी किसी अलमारी में। जब वीपी की सरकार मतलब में बहुत चैलेंजेस आए, एक तरफ से देवीलाल और चंद्रशेखर उनके पीछे पड़े हुए थे, दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा था कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी सरकार, तो वो राम रथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। राजीव गांधी तो डे 1 से लगे हुए थे कैसे वीपी की सरकार गिराई जाए। फोतेदार ने मुझे कहा था कि हमने तो तय कर लिया था कि कुछ नवंबर में उस साल में वीपी की सरकार को गिरा देना है, उससे पहले ही। तो उनके पीछे कई लोग, मतलब कई फोर्सेस लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने तय किया कि और मोस्ट ऑफ ऑल देवीलाल एक रैली करने वाले थे वोट क्लब पे 9 अगस्त में, जहां उनको शक था कि देवीलाल डिमांड करेंगे कि मंडल लागू किया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसका रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसीज के लिए दिया जाए।
तो उनको लगा सारे ओबीसी एमपी फिर उनकी तरफ चले जाएंगे, सरकार उनकी गिर सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया मंडल को लागू करना पहले ही। तो 2 दिन पहले पार्लियामेंट में उन्होंने अनाउंस किया, बेसिकली टू सेव हिज गवर्नमेंट। पर वो इतना बड़ा निर्णय निकला कि उसने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वीपी कहते थे, वो उनको लगता था कि सारे ओबीसी एमपीज उनके पास आ जाएंगे, सरकार जाए भी तो अगली बार उनकी ओबीसी जो कार्ड खेला है उससे वो वापस पावर में आए थे, उनका कैलकुलेशन था। पर वो कहते थे गोल कर दिया पर टांग टूट गई, सरकार गिर गई, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर फिर बने, चंद्रशेखर बन गए और वीपी फिर वापस नहीं आए। नरसिम्हा राव की सरकार आती, उस दौरान बाबरी विध्वंस का बार बार जिक्र होता है। मैं 2 स्टेटमेंट पढ़ूंगा। पहले नरसिम्हा राव की ही स्टेटमेंट है, हम बीजेपी से तो लड़ सकेंगे लेकिन राम से कैसे लड़ेंगे, एक पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये था कि मैंने बाबरी विध्वंस इसलिए होने दिया ताकि बीजेपी की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये दोनों स्टेटमेंट और बाबरी विध्वंस किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, नरसिम्हा राव भी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत चीज़ें की, पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेके उनको मैं नहीं कहूँगी डूबा, क्योंकि जब तक वो पावर में रहे बाबरी मस्जिद बैक बर्नर पे गया, लेकिन उसने हिंदू नेशनलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। तो ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं ना, बाबरी मस्जिद गिरती है 6 दिसंबर 1992। उसके 3-4 दिन बाद 4 पत्रकार उनसे मिलने जाते हैं और प्रभाष जोशी थे और लोग थे, तो और निखिल चक्रवर्ती वो लीड कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम के एडिटर थे, बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे और उनके नरसिम्हा राव से बहुत अच्छे रिश्ते थे बहुत समय से। तो वो जब वो बोले और उन्होंने आधा छेड़ते हुए उनसे कहा, सो हमने सुना कि आप सो रहे थे या पूजा कर रहे थे उस दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था। तो नरसिम्हा राव थोड़ा तुनक के बोले कि दादा, उनको दादा करके बोलते थे, आप समझते हो मैं राजनीति नहीं समझता, मैं राजनीति में बड़ा हुआ हूँ, मैंने ये होने दिया क्योंकि मैं चाहता था, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, मैं चाहता था कि ये जो चीज़ है भाजपा के हाथ में वो नहीं रहे, उसकी राजनीति करने आगे बढ़ने के लिए मैं उससे वो कार्ड लेना चाहता था। तो ये नरसिम्हा राव ने, अब आज तक हम लोग ये चर्चा करते हैं नरसिम्हा राव ने हाथ मिलाया था भाजपा के साथ या नरसिम्हा राव ने होने दिया था। बिल्कुल, उन्होंने आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया। हाँ। उनको लगा इससे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा भाजपा को, वो मिस कैलकुलेशन था जो भी था। पर बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो जाने से, जैसा मैंने कहा, हिंदू नेशनलिज्म को बहुत बढ़त मिली। उनके दौरान में उन्होंने कंट्रोल कर लिया और 1 साल बाद वो हिंदी हार्टलैंड की इलेक्शंस भी जीते। तो उन्होंने हैंडल किया और वो लोगों ने मुझे कहा और मैंने कोट भी किया है कि नरसिम्हा राव अपने आप मंदिर बनाना चाहते थे उसी जगह। ओके। और जब गिर गई बाबरी मस्जिद, उसके बाद उन्होंने एक पूरे हिंदू समाज के धर्म के जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करवाया, उन्होंने लोगों को लगाया था और एक ट्रस्ट भी रजिस्टर हुआ था विश्व हिंदू परिषद को बाहर रख के। वो चाहते थे ये ट्रस्ट के थ्रू ये मंदिर बने वहाँ। लेकिन 1995 में कुछ उनको लगा कि अभी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पावर में वापस आऊँगा 96 में, तब मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने मंदिर बनाया नहीं, हालांकि ट्रस्ट रजिस्टर भी हो गया था ये करने के लिए। तो उनकी मंशा थी वहाँ मंदिर बनाने की। नरसिम्हा राव के बाद अगले प्रधानमंत्री बनते अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को जो पहले देखा जाता है कि एटम बम, न्यूक्लियर टेस्ट, ये सब के खिलाफ थे, लेकिन फिर उन्होंने क्यों इस चीज़ों की इजाज़त दी अपनी सरकार में न्यूक्लियर टेस्ट करने की? देखिए, जब वो 50s में थे ना, जब एमपी बने थे 57 में, तो उन दिनों उन्होंने एक कविता लिखी थी, हिरोशिमा की पीड़ा। वो बहुत ही सुंदर कविता है। उसमें व्यथा है कि जो लोग, हिरोशिमा का बम जब जापान में गिरा था तो वो लोगों की क्या हालात रहे होंगे, उसका जिक्र है। तो वो बम के खिलाफ थे।
फिर वो 1960 में जब चाइना टेस्ट करता है अपना बम, तो बहुत आक्रामक रूप से बोले थे पार्लियामेंट के, बम का जवाब सिर्फ बम है। ओके। तो फॉर हुए, पहले अगेंस्ट फिर फॉर। फिर वो मुरारजी की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर बने। उस समय वो अगेंस्ट थे, मुरारजी भी अगेंस्ट थे, ये भी अगेंस्ट थे। और CCPA की एक मीटिंग में इन्होंने वोट भी किया था नहीं बनना चाहिए इसका, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और फिर 1996 में कंसिडर किया था, जो नरसिम्हा राव पावर से बाहर गए तो उन्होंने वाजपेयी को ब्रीफ किया था कि हम बिल्कुल रेडी थे टेस्ट के लिए, T3 3 दिन की तैयारी बची थी और आप कर सकते हैं अभी। उन्होंने किया। और 90 उस समय तो सरकार 13 दिन में चली गई। उसके बाद फिर 98 में जब पावर में आए तो तुरंत किया। और तब तक उनका मन बदल गया था कि बॉम्ब इज ए डिटरेंट फॉर योर ओन सिक्योरिटी। और फिर CTBT का साइन करने की बात थी और वो चीज़ें कही थी। तो वाजपेयी को कहते हैं ना फ्लिप फ्लॉप प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने। एक और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को आपने लिखा है एक अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर जो विजयी हुआ। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह कोई डिसीजन खुद से नहीं लेते थे, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का इम्पैक्ट रहता था, और फिर उसको आपने कैसे कह दिया कि मतलब विजयी हुए। हाँ, जब मैं इनको मनमोहन सिंह जी को मिलने गई थी पिछले साल किताब अपनी लेके, तो टाइटल से बहुत खुश थे, अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ्ड। क्योंकि उन्होंने कहा भी था 2013 में दैट हिस्ट्री विल जज मी मोर काइंडली देन द मीडिया हैज डन। वो कहते हैं आई एम नॉट अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते थे। लेकिन सोनिया गांधी वाज हाफ प्राइम मिनिस्टर। तो पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स सोनिया गांधी देखेंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को देखेंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर कैसे ये सेपरेट कर सकते हैं अलग चीज़ है। लेकिन एक डिसीजन था इंडो US न्यूक्लियर डील, जिस पे मनमोहन सिंह अडिग थे, बिल्कुल हिले नहीं। और फॉर 39 मंथ्स एक ऑब्स्टिकल रेस रन की उन्होंने ये करने के लिए। एंड इट वाज अ डील तो थी कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आएगी देश में। ऑल्सो अमेरिका का इंटरेस्ट था कि हिंदुस्तान एक काउंटर बनेगा चाइना के लिए इस पूरे रीजन में। लेकिन मनमोहन सिंह एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप US के साथ चाहते थे थ्रू दिस डील। और बिल्कुल इतने जैसे कहते हैं ना ऑब्स्टिकल्स आए रास्ते में, बड़ा लंबा दौर था, लेकिन बिल्कुल नहीं हिले। और एक साइड उनकी सामने आई थी जो कि जिसको कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब कुछ वो यूज़ करेंगे। सोनिया गांधी खिलाफ थी शुरू में, लेफ्ट पार्टीज ने कहा हम सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे, जो सपोर्ट कर रही थी UPA सरकार को। उन्होंने कहा सो बी इट। और फिर समाजवादी पार्टी जो खिलाफत कर रही थी डील का, उनकी सपोर्ट ले ली, अमर सिंह को यूज़ किया। मतलब जिस तरह से उन्होंने सारा जाल बिछाया, पॉलिटिकल जैसे कहते हैं ना किलर इंस्टिंक्ट, ये साइड मनमोहन सिंह की और किसी चीज़ में सामने नहीं आई जो इंडो US न्यूक्लियर डील में हमने देखा। जी बिल्कुल, हमने जैसा आपकी किताब में लिखे 6 प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर लिया। हमें होप है कि अगली जो किताब आप लिखेंगे उसमें नरेंद्र मोदी की भी जिक्र होगा, उनकी कहानियाँ होंगी, किस्से होंगे, जो भी है। और उससे भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जब केजरीवाल कभी जेल से जब भी बाहर आएंगे तो वो उस किताब से क्या सीखें, ये हम लोग भी पूछना चाहेंगे उनसे कि इस किताब में उनको क्या मिला। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया आपका।